Hello everyone, bonjour, namaste, welcome to my channel. So फाइनली मेरे फ्रांस में 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको मेरी 5 साल की दास्तान सुनाने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों और इस कहानी को अंत तक सुनिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे फ्रांस में आया, कौन सा स्ट्रगल किया, कौन सी पार्ट टाइम जॉब की, कौन सी फुल टाइम जॉब किया, अभी क्या कर रहा हूँ और कैसे वीज़ा किया। तो ये वीडियो में मैं आपको मेरी सारी कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जयमीन है, मैं गुजरात से हूँ, आनंद साइड, और मैंने बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। फिर मैंने 4 साल इंडिया में जॉब किया। फिर उसके बाद मैं फ्रांस में मास्टर्स डिग्री करने आया और मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में किया। तो अब हम बात करेंगे कि मैं फ्रांस क्यों आया और कैसे आया। तो क्यों इसलिए क्योंकि मैंने इंडिया में 4 साल जॉब किया, फिर मुझे मेरा नॉलेज बिजनेस मैनेजमेंट में बढ़ाना था और मैं सोच रहा था कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करूँ बाहर जाके। तो काफ़ी सर्च किया तो पता चला कि भाई फ्रांस बहुत ही अच्छी कंट्री है बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब फ्रांस ही चलते हैं। और फिर मैं गया कंसल्टेंट के पास, काफ़ी सारे कंसल्टेंट के पास मैं घूमा, पर सब गोल गोल घुमा रहे थे और कोई सही से आंसर नहीं दे रहा था। एंड फाइनली मैंने एक कंसल्टेंट को हायर किया और उनके थ्रू मेरा वीज़ा करवाने का सोचा। मैंने मेरा पेमेंट भी कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वो कंसल्टेंट कुछ कर ही नहीं रहा था। ऐसा करके पूरा 1-2 महीना निकल गया पर उसने कुछ भी नहीं किया। फिर मुझे काफ़ी गुस्सा आया, तो फिर मैंने सोचा कि चल अब मैं ही खुद सर्च करके देखता हूँ। फिर मैंने खुद ही सब रिसर्च शुरू कर दिया और मैंने खुद ही वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और ऐसे मैं खुद वीज़ा लेके फ्रांस में आ गया। अगर आपको फ्रांस में स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना है तो उतना हार्ड नहीं है। आप खुद भी रिसर्च करके, कॉलेज चूज़ करके, अपना कोर्स भी चूज़ करके आप खुद ही वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। इतना हार्ड नहीं है कि आपको कंसल्टेंट चाहिए ही होगा उसमें, क्योंकि मैंने मेरा वीज़ा खुद से ही किया और सारा प्रोसेस मैंने खुद ही किया और मेरा फाइनली वीज़ा भी आ गया। फाइनली मेरा फ्रांस का वीज़ा आ गया तो मैं बहुत ही खुश हो गया कि भाई चलो अब तो वीज़ा आ गया है, फ्रांस जाऊंगा, पूरा यूरोप घूमूंगा, यूरो में पैसे कमाऊंगा और काफ़ी एंजॉय करूंगा। पर असली स्ट्रगल तो अब शुरू होता है जब मैं फ्रांस में एंटर हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं फ्रांस में आया सब जगह पे सब फ्रेंच ही चल रहा था, कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था और मैं बिना फ्रेंच सीख के ही आ गया था। तो मुझे भी ज़्यादा कुछ फ्रेंच आता नहीं था, बस 4-5 वर्ड सीख के आया था। बोंजो, सैल्यू, सावा, मैक्सी, बस यही आता था और इससे कुछ नहीं होता है, ये तो जस्ट कॉमन वर्ड्स है। और यहाँ आके मुझे तो ऐसा लगा कि मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि हर जगह सब फ्रेंच ही सुनाई दे रहा था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो स्टार्टिंग का वीक में मुझे बहुत ही स्ट्रगल पड़ा। तो फ्रांस में आते ही मेरा सपना टूट गया और मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर की भी काफ़ी याद आ रही थी क्योंकि पहली बार कंट्री से बाहर आया था। तो मेरे स्टार्टिंग के 2-3 वीक तो ऐसे ही बस डिप्रेशन में ही चले गए थे। और फ्रांस में दूसरा बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि अकोमोडेशन ढूंढना भाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको फ्रेंच गारंटर चाहिए, प्लस वो फ्रेंच गारंटर की सैलरी डबल या ट्रिपल चाहिए आपका जो रेंट है उससे। तो फ्रेंच गारंटर तो हमें मिल नहीं सकता भाई, क्योंकि हम किसी को भी नहीं जानते और ना ही कोई फ्रेंच गारंटर बनने के लिए एग्री होगा बिना जान पहचान का। पर यहाँ आने से पहले मैंने फेसबुक में काफ़ी सारे ग्रुप ज्वाइन किए थे जो इंडियन और फ्रांस के रिलेटेड थे। तो उस ग्रुप में मैंने एक पोस्ट देखा था अकोमोडेशन का, तो फिर उसी के थ्रू मैं आया था। पर वो अकोमोडेशन इतना घटिया था कि क्या बताऊँ आपको। हम एक रूम में 6 लोग रह रहे थे और ऐसी 2 रूम थी, तो टोटल 12 लोग थे और उनके बीच में बस एक ही टॉयलेट बाथरूम था। तो ये देख के तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया।
फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो यहाँ पे रह नहीं सकता, मैं कोई और ढूंढ लूँगा और तुम्हें दिन के हिसाब से पैसे दे दूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है, तू दूसरा देख ले और जितना दिन रहेगा उतना पैसे दे देना इधर। और फिर मैंने दूसरा ढूंढना स्टार्ट किया, पर वो भी बहुत मुश्किल है फ्रांस में अकोमोडेशन ढूंढना। पर फिर भी थोड़े कॉन्टैक्ट्स वॉन्टैक्ट्स लगा के सबसे बात किया और फाइनली मुझे एक अच्छा वाला अकोमोडेशन मिला, तो फिर वहाँ शिफ्ट हो गया। और वहाँ पे जाके भी अभी खाने का प्रॉब्लम बहुत है भाई, कि फ्रांस में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत ही कम ऑप्शन है। तो आपको अपना वेज खाना ढूंढने में भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन सब नॉन वेज है। तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, क्योंकि इंडिया में तो हम कभी किचन में गए ही नहीं थे। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खाने का क्या करूं। तो खाने के लिए भी मैंने 1-2 वीक तो बस जो इंडिया से नाश्ता लेके आया था बस वही खा के निकाला। तो अभी खाने का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा क्या किया जाए। तो फिर मेरा एक क्लासमेट था, वो भी अकोमोडेशन ढूंढ रहा था और उसको खाना बनाना आता था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे यहाँ पे जगह खाली है, वहाँ पे तू शिफ्ट हो जा, फिर हम साथ में रहेंगे और साथ में मिल के खाना बनाएंगे। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो आ गया, तो अच्छा रहा कि उसको आता था। तो उसने मुझे भी थोड़ा सिखा दिया और हम यूट्यूब देख के सब बना लेते थे अपने खाने का। तो अभी पहला तो रहने का स्ट्रगल, फिर खाने का स्ट्रगल, और अब आता है जॉब का स्ट्रगल। तो भाई ये तो सबसे हार्ड पार्ट है यहाँ पे। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी टाइम लग जाता है एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। आपको तुरंत तो नहीं मिलेगी अगर कोई किसी को आप पहचानते नहीं हो यहाँ पे। तो मैं तो किसी को जानता नहीं था, बस ऐसे ही आ गया था। तो मुझे 4 महीने लगे जस्ट एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। तो अभी वो जॉब भी कोई इंडियन का कैफ़े था, वहाँ पे मिली थी। तो वो भी बहुत ही स्ट्रगल है भाई, क्योंकि अपने इंडियन को पूरा पेमेंट नहीं देते हैं। क्योंकि यहाँ नॉर्मली मिनिमम वेज 10-11 यूरो, उस टाइम पे शायद 10 यूरो था। तो ना कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और ना ही मिनिमम वेज देते हैं। तो वो मुझे बस 1 घंटे के 5 यूरो दे रहे थे। तो पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने कर लिया कि भाई चलो जो भी मिला कुछ तो मिला है। और वो जॉब था सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का। तो क्योंकि 8 बजे बाद मेरे क्लासेस होते थे, तो मेरे क्लासेस डेली होते थे 9 से 5 बजे तक। तो मैं ज़्यादा टाइम पार्ट टाइम जॉब में नहीं दे पाता था, बस वीकेंड में कर सकता था या सुबह में या रात को। तो फिर मुझे ये सुबह वाला जॉब मिला, तो मैं डेली सुबह 3-4 घंटे उधर करता था और फिर वहाँ से क्लासेस जाता था। पर वो जॉब भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि 4 बजे जॉब स्टार्ट करने के लिए मुझे घर से रात को 3 बजे निकलना पड़ता था। तो मैं सही से सो नहीं पाता था, मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती थी। तो मैंने फिर 1-2 महीना किया, फिर वो छोड़ दिया और फिर मैंने एक दूसरी जॉब ढूंढी, RGS। तो ये जॉब नाइट जॉब है, तो इसको आप अपने क्लासेस के बाद कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब थी और उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी देते थे और सैलरी भी मिनिमम वेज के हिसाब से मिल जाती थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये वाला जॉब किया। अभी हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ। तो भाई फ्रांस की कॉलेज लाइफ मुझे बेस्ट लगी। काफ़ी अच्छा कल्चर था मेरी कॉलेज में, सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, सब अलग अलग कंट्री से आए हुए थे और सब इंग्लिश ही बोल रहे थे। तो उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहा। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया और कॉलेज में भी एक्टिविटीज़ करवाते थे। और यहाँ के एजुकेशन की बात करूँ तो मुझे काफ़ी इजी लगा अपने इंडिया के कंपेयर से, क्योंकि यहाँ पे इतना रट्टे मारने का सीन नहीं है, बस प्रैक्टिकल ज़्यादा है थोड़ा। और मास्टर्स डिग्री में तो मेरा कुछ ऐसा एग्ज़ाम पेपर वाला नहीं था, बस एक प्रेजेंटेशन देना होता था या फिर रिसर्च करना होता था, बस ऐसे ही एग्ज़ाम होते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट में मेरे शायद 20 एक सब्जेक्ट थे और सारे सब्जेक्ट की एग्ज़ाम में बस प्रेजेंटेशन देना होता था
या फिर कोई रिसर्च करके उसका रिसर्च पेपर बनाना होता था। बस एक शायद अकाउंटिंग का था, उसका राइटिंग पेपर था। बाकी तो नॉर्मली सब ऐसा ग्रुप प्रेजेंटेशन हो या इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन हो, ऐसे ही एग्ज़ाम होते हैं। तो मुझे वो काफ़ी इजी लगा। और सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे इंटर्नशिप कंपलसरी है। अगर इंटर्नशिप आपको नहीं करना है तो आप थीसिस कर सकते हो, पर मुझे उतना थीसिस में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो बस इंटर्नशिप करनी थी, क्योंकि भाई उससे सैलरी मिलने वाली थी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया इंटर्नशिप ढूंढना, और वो भी बहुत ही मुश्किल था। मैंने बहुत अप्लाई किया इंटर्नशिप का, काफ़ी सारे रिजेक्शन आए। तो क्योंकि मेरी फ्रेंच उतनी अच्छी नहीं थी, तो काफ़ी सारे रिजेक्शन तो फ्रेंच की वजह से ही आए थे। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी और ढूंढना स्टार्ट रखा। फिर 4 महीने बाद मुझे फाइनली एक इंटर्नशिप मिली, क्योंकि उसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट था, फ्रेंच उतना चाहिए नहीं था। तो फाइनली मुझे इंटर्नशिप मिल गई। तो मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि इंटर्नशिप कैसे ढूंढना है यहाँ पे, और फुल टाइम जॉब कैसे ढूंढना है, कौन सी वेबसाइट यहाँ पे ज़्यादा वर्क करती है इंटरव्यू के लिए। तो उसका भी सोच रहा हूँ कि अलग से एक वीडियो बनाऊँ, तो आपको भी आसानी रहेगी जॉब ढूंढने में यहाँ पे। तो ओके, अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप। फिर उसके बाद मेरी इंटर्नशिप 6 महीने की थी, तो अब वो ख़त्म हो गई। उन्होंने बोला कि हम और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उतना वर्कलोड नहीं है। तो फिर मेरा इंटर्नशिप ख़त्म, सब ख़त्म, फिर से जॉबलेस। तो फिर से मैंने फुल टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। काफ़ी अप्लाई किया, रोज़ अप्लाई करता था, पर कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि फ्रेंच के बिना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। पर अगर अब आईटी फील्ड में हो तो वो थोड़ा मुझे इजी लगता है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त आईटी फील्ड में थे उनकी जॉब लग गई थी। ऐसे मैंने फिर 1-2 महीना अप्लाई किया, पर कुछ मेरा हुआ नहीं, कोई जॉब नहीं मिला। तो फिर सोचा कि चलो फिर से मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढता हूँ पहले, फिर पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ मैं फुल टाइम जॉब ढूंढूंगा। तो पार्ट टाइम जॉब में मुझे फिर मैकडोनल्ड्स में मिला था, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। तो वो भी अच्छा था, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और सैलरी भी अच्छी मिनिमम वेज के हिसाब से मिलती थी वहाँ पे। और फिर कोविड आ गया। तो अभी कोविड में तो आप सबको पता ही है कि कैसी हालत हो गई थी। तो अब जॉब वॉब तो आप भूल ही जाओ वो टाइम पे। तो 1 साल तो मेरा ऐसे ही कोविड में चला गया, और कोई जॉब वॉब नहीं मिला। फिर फाइनली मैं बहुत ही डिप्रेस हो गया, और पूरा टूट चुका था कि भाई अब तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब मैं कंट्री चेंज कर दूंगा या फिर वापस इंडिया चला जाऊंगा। फिर सोचा कि चलो अभी के लिए मैं इंडिया चला जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से गया नहीं था। तो मेरे ऐसे 3 साल ख़त्म हो गए। जब मैं मैकडोनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तब मैंने सोचा कि भाई अगर यहाँ पे अच्छा जॉब करना है तो पहले फ्रेंच सही से सीखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैंने फ्रेंच क्लास भी स्टार्ट किए, और फ्रेंच क्लास भी मैंने फ्री वाले स्टार्ट किए थे, क्योंकि अगर आपको भी फ्रेंच क्लासेस फ्री में करने हैं तो आप मैरी में कर सकते हो। अगर उसका वीडियो देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो कि मैंने कैसे फ्रेंच सीखा और कैसे वो फ्री क्लासेस थे। फिर मैंने फाइनली मैकडोनल्ड्स की पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी, और मैं चला गया इंडिया। और इंडिया जाके फैमिली से मिला, और वहाँ पे थोड़ा 2-3 महीना रहा, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बेटर फील हुआ, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हुआ। फिर मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि भाई चलो अभी मेरे पास वीज़ा तो है, तो मैं वापस जाता हूँ, फिर से थोड़ा ट्राई करता हूँ कि कुछ मिल जाए। फिर फाइनली मैं फ्रांस वापस आ गया 2-3 महीने बाद, और फिर से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया जॉब ढूंढने का। फिर से मैंने सब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पोस्ट भेजा, वहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने फिर वहाँ पे अप्लाई कर दिया, और मेरा इंटरव्यू भी आ गया वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे फाइनली CDD कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिल गई। तो जॉब में फ्रांस में यहाँ पे 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, CDD और CDI। तो जो CDD है वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, और जो CDI है वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे टेम्पररी CDD 3 महीने का मिला। मैंने कहा चलो अभी जो भी मिला ठीक है, 3 महीना तो 3 महीना। पर ये कंपनी का ओनर इंडियन था। मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा,
मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी वर्स्ट रहा, क्योंकि जो जॉब के लिए उन्होंने हायर किया था वो काम तो दिया ही नहीं और दूसरा काम करवाया, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आया। वो काफ़ी मेरा बेकार एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें 3 महीने का और CDD देते हैं और उसमें तुम्हें तुम्हारे वर्क रिलेटेड काम देंगे और फिर हम तुम्हें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, और 3 महीने में कर लेता हूँ, पर प्रॉब्लम यह था कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मैंने कहा चल अभी 1 आध महीना कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने 1 महीना किया और फिर पूछा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन है, कुछ होगा कि नहीं। और उन्होंने कुछ सही से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही मुझे सही डॉक्यूमेंट दिए मेरे वीज़ा के लिए। तो मैं काफ़ी निराश हो गया, मुझे काफ़ी गुस्सा आया। तो मैंने फिर जॉब छोड़ दिया उधर ही। मैंने कहा अब मैं जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास लास्ट 2 महीने थे और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। ये मेरा सेकंड APS था, उसके बाद मैं वीज़ा रिन्यू नहीं करवा सकता था, क्योंकि APS दूसरे APS के बाद अगर वीज़ा करना है तो मुझे या तो मेरा कोई बिजनेस करना पड़ेगा फॉर एंटरप्रेन्योर वीज़ा, या तो मुझे CDI कॉन्ट्रैक्ट जॉब चाहिए तो सैलरी वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा के लिए। तो फिर मैंने गुस्से में जॉब छोड़ दिया और काफ़ी डिप्रेस हो गया था और मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एंड तक अप्लाई करता रहूँगा और कुछ ना कुछ ढूंढ लूँगा। फिर मैंने बहुत अप्लाई किया जॉब के लिए, डेली बहुत ही अप्लाई कर रहा था। तो वो 1 महीना मैंने बस अप्लाई करते गया डेली डेली, और फिर फाइनली मेरे इंटरव्यू आने स्टार्ट हुए। तो जो लास्ट मंथ था तो उसमें थोड़े थोड़े इंटरव्यूज आ रहे थे। तो मैंने लास्ट मंथ में 30 दिन में 25 इंटरव्यू दिए थे भाई। तो काफ़ी सारे इंटरव्यू आए और मुझे थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग हुआ कि चलो शायद अब कुछ मिल सकता है। पर काफ़ी मेरा वीज़ा एंड हो रहा था पर कुछ भी मेरे हाथ में नहीं आया था। तो फिर मैं काफ़ी डिप्रेशन में फिर से चला गया कि भाई अब तो ख़त्म है, अब मुझे वापस इंडिया ही जाना पड़ेगा। अब ख़त्म है मेरा फ्रांस से, अभी मुझे यहाँ रहने को नहीं मिलेगा। पर मेरा वीज़ा के लास्ट दिन ही एक कॉल आया और मुझे उसी दिन एक CDI ऑफ़र आया। तो काफ़ी मैं खुश हो गया, पर वो मेरा वीज़ा का आखिरी दिन था। तो अभी आखिरी दिन ही मेरे को जॉब का ऑफ़र आया। पर मैं खुश तो था, पर मेरा वीज़ा का प्रॉब्लम था कि अभी वीज़ा तो है नहीं, तो मैं काम तो कर नहीं पाऊँगा दूसरे दिन से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा वीज़ा अप्लाई करो, तब तक हम वेट करेंगे। तो मेरा नसीब अच्छा था कि उन्होंने वेट किया वीज़ा तक। फिर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा वर्क वीज़ा के लिए तो ऑथोराइजेशन थ्रवाई लगेगा और वो तुम्हारी कंपनी को अप्लाई करना है। तो फिर मैंने कहा ओके चलो, मैं कंपनी से बात करता हूँ। फिर मैंने कंपनी को बोला कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। तो उन्होंने जब ऑथोराइजेशन थ्रवाई के लिए अप्लाई किया तो उनको ऐसा बोला कि हम नहीं दे सकते इसको, क्योंकि इसके पास वीज़ा नहीं है, क्योंकि ऑथोराइजेशन थ्रवाई के लिए वीज़ा चाहिए। तो अभी मुझे प्रीफेक्चर में बोलते हैं कि तुम्हें ऑथोराइजेशन थ्रवाई चाहिए वीज़ा के लिए, और अभी ये बोलते हैं कि तुम्हें वीज़ा चाहिए डॉक्यूमेंट के लिए। तो फिर से मेरा दिमाग गया, मैंने कहा यार अभी क्या करूँ, दोनों तरफ से ऐसा बोल रहा है। तो मैंने फिर से एक अपॉइंटमेंट लिया प्रीफेक्चर का, और फिर मैंने गया और वहाँ पे सब समझाया कि ऐसा ऐसा है, मेरी कंपनी ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है पर बिना वीज़ा के वो नहीं दे सकते। काफ़ी कुछ समझाया। फिर फाइनली उसने मुझे 3 महीने का रिसिप्ट दिया कि ये लो और इससे तुम्हारा ऑथोराइजेशन थ्रवाई ले आओ और उसके बाद फिर से अपॉइंटमेंट लेके तुम्हारा वर्क वीज़ा करवाओ। फाइनली ऐसे मेरा वर्क वीज़ा हुआ, और ये वर्क वीज़ा लेने में भी मुझे 3 महीने लग गए, पर लकीली मेरी कंपनी ने उतना वेट किया मेरे लिए और फिर फाइनली मेरी जॉब स्टार्ट हुई। अभी मैं 1 साल से जॉब कर रहा हूँ और फाइनली मैं फ्रांस में थोड़ा सेटल हुआ, और यूरोप में भी मैंने यहाँ पे काफ़ी 5-6 कंट्री घूमा। तो ये थी मेरी 5 साल की जर्नी फ्रांस में। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप फ्यूचर में फ्रांस में आना चाहते हो तो आपको थोड़ा
मालूम रहेगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम होगा फ्रांस में जाके, तो कैसे करना है वो सब। सो एट द एंड मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको फ्रांस में आना है तो एटलीस्ट थोड़ा फ्रेंच सीख के आओ, क्योंकि बिना फ्रेंच का बहुत ही स्ट्रगल है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती होगी तो सरवाइव करने में भी काफ़ी इजी हो जाएगा, और आप पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब भी थोड़ा इजीली मिल सकती है। आई होप कि ये वीडियो से आपको पता चला होगा कि फ्रांस में रहने का, खाने का, जॉब का और लैंग्वेज का कैसा स्ट्रगल है। एट द एंड एक और बात कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, आहुआ।